नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान जारी। राज्य में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार में तेजी। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 90.85% हुई। बांग्लादेश और भारत के बीच एयर बबल व्यवस्था के तहत विमान सेवा बहाल हुई। पहली 2 उड़ानें कोलकाता और चेन्नई के लिए रवाना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अबू धाबी में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में आज 1 बजे तक लगभग 33% वोट डाले जा चुके थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि मतदाता उत्साहपूर्वक मतदान कर रहे हैं। उन्होंने पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार अधिक मतदान होने की आशा व्यक्त की। पहले चरण में आज 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वोट डालने की अपील की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने सभी मतदाताओं से मास्क लगाने और 2 गज की दूरी बनाए रखने जैसे आवश्यक एहतियाती उपाय करने को कहा है। देश में कोविड महामारी के बीच ये पहला चुनाव है। सभी मतदान केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1,500 की बजाय इस बार केवल 1,000 मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। 71 सीटों में से 35 नक्सल प्रभावित इलाके हैं। 4 नक्सल प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों चैनपुर, नबीनगर, कुटुंबा और रफीगंज में 3 बजे तक, जबकि 5 क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक और 26 क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में तलाश अभियान चलाया गया है। श्री संजय कुमार ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि मतदान सुचारू रूप से जारी है। सभी बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और कुछ चुनिंदा बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग है। कहीं कहीं से एकाध जगहों से जहां से ईवीएम के खराब होने की सूचना है उसको तुरंत रिप्लेस किया जा रहा है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं 1-8% जगहों पे ईवीएम की दिक्कत आती है। उसके लिए हमारे पास पर्याप्त रिजर्व ईवीएम है और अच्छे से मतदान सभी जगह शुरू। इस चरण में 2 करोड़ 14 लाख से अधिक मतदाता 1,066 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें राज्य सरकार के 8 मंत्री प्रेम कुमार, राम नारायण मंडल, जय कुमार सिंह, कृष्ण नंदन वर्मा, शैलेश कुमार, संतोष कुमार निराला, विजय कुमार सिन्हा और ब्रज किशोर बिंद शामिल हैं। एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी 29, जनता दल यू 35 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा 6 तथा विकासशील इंसान पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं महागठबंधन में शामिल दलों में राष्ट्रीय जनता दल ने 42 जबकि कांग्रेस ने 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। मार्क्सवादी लेनिनवादी माले के 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी 42 जबकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 43 और बहुजन समाज पार्टी 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ताजा जानकारी के लिए चलते हैं गया के एक मतदान केंद्र पर मौजूद हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार लाल के पास। कृष्ण कुमार जी, मतदाताओं में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है, विशेषकर कोरोना महामारी की दृष्टि से देखें तो? कनक, मैं इस समय गया के मतदान केंद्र संख्या 187 के नजदीक खड़ा हूँ। मतदाता वोट डालने को लेकर काफी उत्साहित हैं। बुजुर्ग और महिलाएं मास्क लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वैसे युवा जो पहली बार वोट डालने आए हैं, वे मतदान को लेकर रोमांचित हैं। हर एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। इस बार भी मतदान का प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है।
कनक, कोरोना महामारी के बीच पहली बार चुनाव हो रहा है। इसे देखते हुए कोरोना से बचाव के लिए सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। हर एक मतदाता मास्क पहनकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही वोट डालने की अनुमति दी जा रही है। सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है। कोरोना संक्रमितों को आखिरी 1 घंटे में मतदान करने को कहा गया है। कनक, मतदान केंद्र पर सुरक्षा प्रबंध के बारे में बताइए और ये भी बताइए कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें संतोषजनक रूप से काम कर रही हैं? कनक, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। हर एक मतदान केंद्र पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान तैनात हैं। 71 में से 35 विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं। इसे देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अनहोनी घटना को टालने के लिए संवेदनशील इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में छापेमारी अभियान जारी है और आने जाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। धन्यवाद कृष्ण कुमार लाल। पहला चरण राष्ट्रीय जनता दल के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 27 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने 18 पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी 13 और कांग्रेस ने 9 सीटों पर कब्जा किया था। 2015 के चुनाव में 4 अन्य भी विजयी हुए थे। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण में 94 सीटों और 7 नवंबर को होने वाले तीसरे चरण में 78 सीटों पर मतदान होगा। मतगणना 10 नवंबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार की जनता ने एक बार फिर उन लोगों को हराने का इरादा कर लिया है जो राज्य में जंगल राज लाए थे और बिहार को लूटा था। वे ऐसे लोग हैं जिनके कार्यकाल में अपराध चरम पर था। श्री मोदी ने दरभंगा में चुनाव रैली में लोगों से एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने को कहा ताकि राज्य में विकास कार्य में तेजी आ सके। प्रधानमंत्री ने लोगों से विपक्षी दलों के नेताओं से सतर्क रहने को कहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों के लिए बनी परियोजनाओं से पैसा कमाया, कृषि ऋण में धोखाधड़ी की और रोजगार सृजन को पैसा कमाने का उद्योग बना लिया था। उन्होंने लोगों को राज्य में एनडीए से पहले की सरकारों के कार्यकाल की याद दिलाई। श्री मोदी ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा कि जो नेता हमसे मंदिर निर्माण की तिथि पूछते रहते थे वो अब इस फैसले की सराहना करने को विवश हैं। ये भाजपा और एनडीए की पहचान है। हम जो वायदा करते हैं उसे पूरा करते हैं। बिहार में विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। इस चरण में 94 निर्वाचन क्षेत्रों में 3 नवंबर को, जबकि तीसरे और अंतिम चरण में 7 नवंबर को मतदान होगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक चुनावी रैलियां कर रहे हैं। महागठबंधन के प्रमुख नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने गोपालगंज जिले में कुचायकोटे और कटैया विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनका गठबंधन सत्ता में आता है तो 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने किसानों से किए गए वायदों को पूरा नहीं किया। श्री गांधी ने कहा कि देश के किसान हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि अधिनियम से नाराज हैं और वे आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून किसान और उनकी जमीन पर हमला है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में लॉकडाउन के दौरान अपना रोजगार खो चुके प्रवासी मजदूरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। श्री गांधी का आज दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में दूसरी जनसभा करने का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में मोतिहारी और झंझारपुर में रोड शो किया। जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव ने भी कटिहार में एक सभा में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता वृंदा कारात ने आरोप लगाया कि राज्य की नीतीश सरकार और केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान समाज के कमजोर लोगों और गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया।
कर्नाटक में विधान परिषद की 4 सीटों के लिए मतदान जारी है। दोपहर 12 बजे तक उत्तर पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 36.50% और बंगलुरु में 32% वोट डाले जा चुके थे। दक्षिण पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 24 और पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में 24.89% मतदान हुआ है। वोट डालने के बाद राज्य के स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ के सुधाकर ने चिकबल्लापुर में संवाददाताओं से कहा कि लोगों को कोरोना वायरस के मद्देनजर सुरक्षित ढंग से मतदान करना चाहिए। उन्होंने मतदाताओं से मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। एक रिपोर्ट। मतदान केंद्र के बाहर डाले गए सर्कल्स के अंदर मतदाता खड़े होकर अपने समय की प्रतीक्षा करते दिखाई दिए। सामाजिक अंतर बनाए रखने के लिए ये इंतजाम किया गया है। सुबह कुछ ही लोग मतदान के लिए निकले, मगर दोपहर को मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। संक्रमण के माहौल में ये राज्य का पहला चुनाव है। सभी मतदान केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तैनात किए गए हैं। सभी मत केंद्रों में हैंड सैनिटाइजर्स और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। सभी चुनाव संबंधी कर्मचारियों को मास्क और सामाजिक अंतर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी के लिए ये चुनाव अहमियत रखता है। परिषद में बहुमत न होने की वजह से उसके कुछ प्रमुख बिल्स लटके हुए हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। वहीं चुनाव आयोग भी निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ अधिकतम मतदान सुनिश्चित कराने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। राज्य में 3 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 10 नवंबर को होगी। मध्य प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे इन चुनावों में कुल 355 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 22 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि 333 पुरुष उम्मीदवार हैं। सबसे ज्यादा 38 प्रत्याशी भिंड जिले के महगांव विधानसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 3 उम्मीदवार धार जिले की बदनावर विधानसभा सीट पर हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में मतदान के कुछ दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में अब चुनाव आयोग भी सख्त होता जा रहा है। विवादित बयानों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बाद अब चुनाव आयोग ने भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को उनके एक बयान पर नोटिस जारी किया है। उनसे 48 घंटे में नोटिस का जवाब मांगा गया है। वहीं स्वीप गतिविधियों के जरिए मतदाताओं को मतदान केंद्र की सुविधाओं के बारे में बताया जा रहा है, जिससे वे कोविड-19 महामारी से डरे नहीं और निर्भय होकर मतदान कर सकें। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान जारी। राज्य में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार में तेजी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार सुधारों की गतिविधियां आगे बढ़ाने में सेना को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 90.85% हुई। बांग्लादेश और भारत के बीच एयर बबल व्यवस्था के तहत विमान सेवा बहाल हुई। पहली 2 उड़ानें कोलकाता और चेन्नई के लिए रवाना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम आबू धाबी में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। भारत ने कोविड-19 से लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 90.85% हो गई है। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी से स्वस्थ लोगों की संख्या करीब 72,60,000 हो गई है। देश में कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों से करीब 12 गुना हो गई है। पिछले 24 घंटे में करीब 59,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान करीब 44,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 6,10,803 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का करीब 7.64% है। रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या बढ़ने और मृत्यु दर कम बनी रहने के कारण भारत में कोविड मरीजों की संख्या कम करने में मदद मिली है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि देश भर में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र के मानक उपचार प्रोटोकॉल को लागू करने और डॉक्टरों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के समर्पण और प्रतिबद्धता से स्वस्थ लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस समय देश में मृत्यु दर 1.50% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 508 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से लगभग 80% 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। पिछले 24 घंटे में 10,66,000 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक लगभग 10,55,00,000 जांच की जा चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आई है। चेन्नई में 695 नए संक्रमितों के साथ कल राज्य में नए कोरोना मरीजों की संख्या 2,522 रही। इस बीच कोरोना से दूसरों की जान बचाने के प्रयास के दौरान संक्रमित हुए सूरत के एक डॉक्टर को कल चेन्नई के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। सूरत के डॉक्टर संकेत कुमार मेहता की कहानी बेहद उत्साहजनक और प्रेरणादायक है। उन्हें कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान आईसीयू में भर्ती एक मरीज की मदद के लिए उन्होंने अपनी ऑक्सीजन की नली निकाल दी। कुछ समय तक ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से उनके अपने फेफड़े क्षतिग्रस्त हो गए और उन्हें इलाज के लिए हवाई जहाज से चेन्नई के अस्पताल में ले जाना पड़ा। लंबे समय तक जीवन रक्षक उपकरणों पर रखे जाने और विशेष चिकित्सा के बाद उनकी स्थिति सुधार हुआ। अब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि अपनी जान जोखिम में डालने वाले कोरोना युद्ध का उपचार करके उनके गर्व महसूस हो रहा है। जय सिंह, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सुधारों की गतिविधियां आगे बढ़ाने में सेना को पूरी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इससे सभी क्षेत्रों में सेना को पूरा लाभ उठाने में मदद मिलेगी। आज नई दिल्ली में सेना के कमांडरों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा सुरक्षा माहौल में सेना द्वारा की गई पहल ने देश को गौरवान्वित किया है। श्री सिंह ने दोहराया कि सरकार सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना आजादी के बाद से ही देश की सुरक्षा और संप्रभुता की चुनौतियों से निपटने में सफल रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना ने आतंकवाद, उग्रवाद और बाहरी हमलों के खतरों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांग्लादेश और भारत के बीच विमान संपर्क आज फिर शुरू हो गया। दोनों देशों के बीच एयर बबल समझौते के तहत ढाका से 2 उड़ानें रवाना हुई। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी और बांग्लादेश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अध्यक्ष एयर वाइस मार्शल मफिदुर रहमान ने इस सेवा का उद्घाटन किया। कोरोना संक्रमण के कारण दोनों देशों के बीच करीब 8 महीने बाद फिर से उड़ान सेवाएं शुरू हुई हैं। इससे दोनों तरफ के यात्रियों, खासतौर से भारत में तत्काल मेडिकल सहायता के इच्छुक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। एयर बबल समझौते के तहत सप्ताह में 28 उड़ानें बांग्लादेश से और 28 भारत से संचालित होंगी। बांग्लादेशी एयरलाइंस की उड़ानें ढाका से दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई आएंगी, जबकि भारतीय उड़ानें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई से ढाका जाएंगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने आज कहा कि भारत से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानें 30 नवंबर तक निलंबित रहेंगी, लेकिन सरकार के अनुमोदन से अंतर्राष्ट्रीय कार्गो और यात्री उड़ानें जारी रहेंगी। डीजीसीए ने कहा कि अलग अलग मामले के आधार पर चुने हुए मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने छत्तीसगढ़ कृषि उत्पाद बाजार संशोधन विधेयक 2020 कल पारित कर दिया। चर्चा के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक पारित किया। राज्य के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि विधेयक में 7 संशोधन शामिल किए गए हैं और डीम्ड मंडियों की परिभाषा स्पष्ट की गई है, जिससे राज्य सरकार को निजी मंडियों को डीम्ड मंडी घोषित करने में सुविधा होगी। इसके अलावा विधेयक में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार माध्यम स्थापित करने का प्रावधान किया गया है और अन्य उपाय किए गए हैं, जिससे किसानों को उनके उत्पाद का समुचित मूल्य मिल सके। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने ईद ए मिलाद-उन-नबी त्योहार की तैयारियों की समीक्षा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस त्योहार पर कश्मीर घाटी के सभी इलाकों से लोग हजरत बल दरगाह परिसर में एकत्र होते हैं।
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दरगाह हजरतबल में कोई रात लंबी प्रार्थना आयोजित नहीं की जाएगी। सलाहकार फारूक अहमद खान ने कहा कि कश्मीर घाटी में कोविड-19 महामारी को देखते हुए काफी व्यवस्थाएं और उपाय किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े। उन्होंने वक्फ अधिकारियों और धर्मस्थल प्रबंधन के लोगों की सुविधा के लिए स्वयं सेवकों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया ताकि प्रार्थना के दौरान सामाजिक दूरियां बनाई जा सके। उन्होंने पवित्र दरगाह के अंदर जाकर जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए शांति, प्रगति, समृद्धि और खुशहाली की भी कामना की। श्रीनगर से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं सुनील कौल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल जम्मू में बौद्धिक संपदा सुविधा सेवा केंद्र और श्रीनगर में इसके उपकेंद्र का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस पहल से प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति उद्यमियों में जागरूकता बढ़ेगी और वे उनका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। उपराज्यपाल ने इस अवसर पर प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें बढ़ावा देने की पहल के लिए पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के मंत्रालय के प्रति आभार भी व्यक्त किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत की एकता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड में जन्मे सरदार पटेल ने गुजरात में दुग्ध सहकारी आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 40 के दशक के शुरू में खेड़ा जिले से बॉम्बे मिल्क स्कीम को दूध पहुंचाने का ठेका पोल्सन कंपनी के पास था। एकाधिकार की वजह से पोल्सन कंपनी के दूध ठेकेदार दूध उत्पादक किसानों का शोषण करते थे। किसानों में असंतोष बढ़ने से 1942 में वे सरदार पटेल को मिले। सरदार साहब ने किसानों को किसान सहकारी मंडली बनाने की सलाह दी, जिसके बाद खेड़ा के किसानों ने दूध सहकारिता स्थापित करने के लिए अभियान चलाया, जिसके चलते भारत में दूध सहकारिता में अमूल डेयरी मॉडल का जन्म हुआ। आज दूध सहकारिता के अंतर्गत अमूल डेयरी द्वारा दूध उत्पादक किसानों को पूरे साल बाजार मुहैया कराया जाता है। किसानों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रभावी शासन और पेशेवर प्रबंधन दूध सहकारिता की मुख्य विशेषता है। मुनाफा डेयरी सहकारिता के सदस्यों में समानता के आधार पर बांटा जाता है। इस दूध सहकारिता की क्रांति के पीछे सरदार पटेल की दृष्टि ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज आबू धाबी में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। कल रात दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 88 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 विकेट पर 219 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 19 ओवर में 131 रन पर आउट हो गई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और बांदीपोरा में 10 और बेंगलुरु में 1 जगह छापेमारी की। चैरिटेबल कार्यों के नाम पर देश और विदेशों से धन इकट्ठा कर इसका दुरुपयोग जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को शय देने के लिए तथा कथित एनजीओ और ट्रस्ट से जुड़े मामले में ये छापे मारे गए। एनआईए ने इस संबंध में विश्वसनीय सूचना मिलने पर इस महीने के शुरू में मामला दर्ज किया था। छापेमारी और तलाश के दौरान कई कागजात और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए। भारत ने पश्चिम एशिया में सभी संबंधित पक्षों से इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और लेवेंट, आईएसआईएल और अन्य आतंकवादी ताकतों को समर्थन देना तुरंत बंद करने का आग्रह किया है। सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने मध्य पूर्व की स्थिति विषय पर खुली बहस में ये बात कही। भारत ने सभी पक्षों से आग्रह किया कि वे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए सभी लोगों के हितों के वास्ते रचनात्मक और सद्भावपूर्वक काम करें। भारत और अमेरिका के रक्षा तथा विदेश मंत्रियों की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में कल नई दिल्ली में ऐतिहासिक बुनियादी आदान प्रदान और सहयोग समझौते बीईसीए पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया, जबकि अमेरिका की ओर से शिष्टमंडल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने किया। बैठक के बाद प्रेस वक्तव्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर आधारित नियमों का पालन करने और सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता को बनाए रखने पर
सहमत हैं। रिजर्व बैंक ने सभी ऋणदाता संस्थाओं से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर पहली मार्च से 6 महीने तक की अवधि की ब्याज माफी की राशि कर्जदारों के खाते में 5 नवंबर तक जमा कराने को कहा है। कोविड संकट को लेकर ऋण स्थगन की योजना घोषित की गई थी। सरकार ने निर्दिष्ट ऋण खातों में 6 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की राशि का भुगतान करने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से ऋण स्थगन की अवधि के दौरान कर्जदारों के 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज माफी का लाभ कर्जदारों तक पहुंचाने को कहा था। शिक्षा, आवास, वाहन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ऋण पेशेवरों को व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड बकाया तथा उपभोक्ता ऋण इस योजना के दायरे में आएंगे। केरल में सोने की तस्करी में कथित रूप से शामिल शिवशंकर को आज तिरुवनंतपुरम में प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने आज उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उसे कोच्चि ले जाया जा रहा है। शिवशंकर केरल के मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने कल जम्मू कश्मीर प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के निदेशक मंडल की 76वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने निर्देश दिया कि निगम के साथ जुड़ी विभिन्न एजेंसियों से संबंधित सभी मुद्दों को तय समय सीमा में सुलझा लिया जाएगा। निदेशक मंडल ने संबंधित एजेंसियों के साथ मतभेदों और अन्य मुद्दों पर बातचीत करने के लिए समितियों का भी गठन किया। इसके अतिरिक्त सलाहकार सेवाओं, दावों के निपटारे, सचेतकों संबंधी नीति और अन्य मुद्दों पर समय सीमा का विस्तार किए जाने के बारे में भी चर्चा की गई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता वोट डाल चुके हैं। ये संख्या 2016 में हुए चुनाव में डाले गए कुल वोटों के 50% से भी अधिक है। अभी मतदान 1 सप्ताह और चलेगा। मतदान रुझानों से पता चलता है कि पिछले 1 सदी में इस बार वोटर टर्नआउट सर्वाधिक रहने की संभावना है। ये रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन के बीच मुकाबले में लोगों की गहरी रुचि दर्शाता है। शुरुआती मतदान के उच्च स्तर को देखते हुए अमेरिकी चुनाव पर नजर रख रहे फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ माइकल मैकडोनाल्ड ने रिकॉर्ड 15 करोड़ लोगों के मतदान में भाग लेने का अनुमान व्यक्त किया है। ये संख्या कुल पात्र मतदाताओं का 65% है। ये 1908 के बाद की सर्वाधिक दर होगी। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में धुंध छाई रहेगी। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। तापमान 25 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में भी आसमान साफ रहेगा। तापमान 0 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लद्दाख के लेह में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में भी आसमान साफ रहेगा। तापमान 2 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। मुजफ्फराबाद में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुवाहाटी में कोहरे के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। उत्तर पूर्व मानसून की वर्षा आज शुरू हो गई। मानसून संपूर्ण तमिलनाडु और पुद्दुचेरी तथा दक्षिणी आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक और केरल के कुछ भागों तक पहुंच गया है। चेन्नई में मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के पूरी तरह वापस लौटने के बाद उत्तर पूर्व मानसून की वर्षा शुरू हुई। तमिलनाडु के उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्की से सामान्य बारिश होने का अनुमान है। तिरुनेलवेली, तेनकासी और वृद्धनगर जिलों में कुछ स्थानों पर अगले 48 घंटे में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में मदुरई के मेलूर में सबसे अधिक 6 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सभी स्कूल कोविड-19 के मद्देनजर अगले आदेश तक बंद रहेंगे। वर्तमान में चल रही ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज ये जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान जारी। राज्य में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार में तेजी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार सुधारों की गतिविधियां आगे बढ़ाने में सेना को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध।
कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 90.85% हुई। बांग्लादेश और भारत के बीच एयर बबल व्यवस्था के तहत विमान सेवा बहाल हुई। पहली 2 उड़ानें कोलकाता और चेन्नई के लिए रवाना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अबू धाबी में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।